गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करना है बताइए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम वेयर आई शैल बिगिन कॉम्प्लेक्स नंबर? कुछ रिवाइज किया है कि सारा कुछ मुझे? यस सर। डिवाइस कर कहाँ तक क्या क्या रिवाइज कर लिया है? वो सारे ही कर लिया, क्यूब रूट तक, बस वो स्क्वायर रूट वाला बता देना। अच्छा, तो मतलब है कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रिप्रेजेंटेशन, इंटर कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो तो कर लिया था सर। सब चीज़ें, ये सब चीज़ों में कंफर्टेबल सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि अदरवाइज मुझे कराना ही पड़ेगा सारा कुछ एक बार। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं कि मैं एक ओपिनियन ले लूँ, फोन कर लूँ आपसे। ठीक है जी, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कॉन्सेप्ट मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, जस्ट बताते जाऊंगा, देखते जाओ, और फिर कुछ सम्स करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। दे आर द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y, where x is purely real, y is purely real, and iota is root of -1, राइट। ये x को हम क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द नंबर, और y को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से डिनोट करते हैं, और ये क्या है? इट इज ऑफ द टाइप collection of z is equal to x plus iota y, where x y are real and iota is root of -1। रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे कि z इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, then find values of x for which z is purely real, z is purely imaginary। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो आपको एक नंबर दी गई इस फॉर्म में, x इज अ रियल नंबर, राइट? x इज अ रियल नंबर। तो ये नंबर प्योरली रियल है तो x क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी है तो x क्या होगा? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली रियल नंबर कब होगी? जैसे ये नंबर है, इसको हम प्योरली रियल कब बोलेंगे? प्योरली रियल बोलेंगे जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? 0। प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, इसलिए अगर इस क्वांटिटी को आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाइड है ये 0 होना चाहिए। एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके रियल रूट है नहीं, इसका d लेस देन 0 है ना, इस एक्सप्रेशन का d लेस देन 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू टेकअप करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z, दिस नंबर कैन नेवर बी प्योरली रियल।
इट कैन नेवर बी प्योरली रियल, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। कैसी नंबर है ये? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो, वो इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं हो सकती। अब दूसरी बात, जेड इज, पहले पार्ट का आंसर तो आ गया, क्या आया? एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। दूसरे में क्या आंसर आएगा बताओ? दूसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा? हाँ, तो टू बी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो होना चाहिए, तो वहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो होना चाहिए, यहां से आ गया एक्स की वैल्यू या तो -2 होगी या तो 2 होगी। क्लियर? सिंपल, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं कहानी पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के नंबर होते हैं ये भी क्लियर। इमेजिनरी जेड जीरो है तो जेड को रियल बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉन जीरो है तो हम जेड को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और अगर रियल जेड जीरो है तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। और रूट जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड होता है, ऑल्दो रियल सेट पे रूट जेड स्क्वायर मॉड जेड होता है, यहाँ पर रूट जेड स्क्वायर मॉड जेड नहीं होगा, रादर प्लस माइनस जेड होगा। मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू मिलेगा। स्क्वायर रूट यहाँ पर मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। जीरो इज अ रियल नंबर एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, बट इट इज नॉट इमेजिनरी नंबर, क्योंकि कोई नंबर इमेजिनरी तब होगी जब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, और जीरो का रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। अब आती है बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन 4 फॉर्म में होता है, 4 तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, आई होप आपको याद होगा। एक वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, अलजेब्राइक फॉर्म भी इसको बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रियल वेक्टर और एक नॉन रियल वेक्टर के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिगार्डेड एज समेशन ऑफ प्योरली रियल वेक्टर x एंड प्योरली इमेजिनरी वेक्टर iota y। तो होपफुली आप सभी को ये चीज याद होगी कि ऐसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जो 2 वेक्टर्स का सम होता था। एक ये वेक्टर जिसको हम x वेक्टर बोलते थे, x वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये वाला वेक्टर। अगर इसका यहां से यहां तक अलजेब्राइक डिस्टेंस y है तो ये y आयोटा, यही वाला ये वेक्टर है, ये आयोटा y वेक्टर। एक्चुअली y यहाँ एक नंबर होगी, ये नंबर x है और ये रियल नंबर y है, और y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री से रोटेट होकर के यहाँ पर आयोटा y वेक्टर बनाइए, दिस इज आयोटा y वेक्टर। तो दोनों वेक्टर का सम से जो वेक्टर बना, इसी वेक्टर को हम z वेक्टर बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम x, y बोलते हैं। तो जब हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं तो बोलते हैं ये कार्टेशियन फॉर्म है। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म। जब इसी को x प्लस आयोटा y लिखते हैं तब इसको हम अलजेब्राइक फॉर्म बोलते हैं, और जब इसको हम z बोलते हैं, z ये वेक्टर फॉर्म है, ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर z, तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है तो मॉड्यूलस z क्या है? तो ओपी को हम बोलते हैं मॉड z, है ना, ओपी को बोलते हैं मॉड ऑफ z, और उसकी वैल्यू क्या होगी? यहां से यहां तक ये x है, ये y है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को आप रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर भी बोल सकते हो, रूट ऑफ दिस। और ये जो एंगल है, ये जो ओपी मेक कर रहा है कहां से? रियल एक्सिस की, ये रियल एक्सिस है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल थीटा बन रहा है, ये थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली थीटा कैसे मिलेगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा जरा बताओ? तो साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन ओपी, तो y अपॉन अंडर रूट मॉड z, इसी को r भी बोल दो आप, y अपॉन r या y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और cos थीटा क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा x अपॉन r या x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन और cos की वैल्यू अगर मिल गई, किसी भी एंगल के साइन की वैल्यू मिल जाए और cos की वैल्यू मिल जाए तो थीटा, वो एंगल हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ नंबर z इज √3 प्लस √6 iota, what is mod z and what is argument z? जल्दी बोलो, mod z क्या होगा और आर्ग्यूमेंट z क्या होगा? तो ऑब्वियसली mod z जब आप करोगे तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 6, 3 का √3 का होल स्क्वायर इज 3 एंड √6 का होल स्क्वायर इज 6, तो आ गया √9। √9 का मतलब 3। अब √10 तुमने कैसे निकाल लिया मुझे नहीं पता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखना है थीटा इज गिवन बाय, कैसे? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x, है ना? ये √3 हो गया और ये √6 हो गया, तो tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो √6 बाई √3 इट इज इक्वल टू √3 इंटू √2 बाई √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। tan थीटा इज √2, तो थीटा को लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ √2, ये थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट निकालना आपको आना चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन एक पूछूं आपसे? ओके, पूछता हूं मैं, जस्ट थोड़ा पहले तो रिप्रेजेंटेशन की बात कंप्लीट कर ले। तो ये सब बात में मॉड्यूलस समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया। आर्ग्यूमेंट z थीटा को tan इनवर्स y बाई एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये फार्मूला tan इनवर्स का तभी फॉलो करते हैं जब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबर हो, तो मतलब जब x और y या तो दोनों पॉजिटिव है या तो x, मतलब जब x पॉजिटिव है तब ये फार्मूला यूज करेंगे। x नेगेटिव है तो हमें यहाँ से आर्ग्यूमेंट नहीं लिखेंगे, हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे और वहां से हम एंगल डिसाइड करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या होगा, थर्ड में है तो क्या। पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? अगर इसको r एज्यूम कर लो, r, और ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा x इज r cos थीटा और y थीटा। यस, तो दिस इज r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा, तो x प्लस आयोटा y को हम क्या लिखेंगे? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r इज कॉल्ड मॉड्यूलस एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट या मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड या पोलर फॉर्म बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज r cos सिस थीटा या r e टू द पावर आयोटा थीटा। जब हम ऐसे लिखते हैं तब किसको क्या बोलते हैं? यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म। ये सारी बात रिवाइज हो गई कंप्लीटली? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन है जी, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ अल्फा, where alpha belongs to pi to 3 pi by 2, ठीक है, then find mod z and argument of z। चलिए जल्दी करिए, मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होगी और आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइए। एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, इसको भी करिए। क्वेश्चन है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिटन एज -√3 प्लस 3 आयोटा into -1 minus iota divided by 3 plus √3 iota into iota times
√3 प्लस √3 टाइम्स आएगा। तो आपको बताना है कि then z lies on imaginary axis, lies on real axis, lies in first quadrant, second quadrant। ये आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए फटाफट आंसर करिए, थिंक अबाउट इट। दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके बताइए मुझे। 3 मिनट का टाइम है आपके पास में। जी बताया नहीं, एक पार्ट का आंसर तो सबरीना तुमने दे दिया। यहाँ पर आपने लिखा मॉड जेड क्या आया, तो आपने डेफिनेटली रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट tan अल्फा का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज सीकेंट स्क्वायर अल्फा मॉड सीकेंट अल्फा, बट यू नो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो secant alpha is negative and therefore mod secant alpha is minus secant alpha। very correct। ये तो magnitude of z आ गया। what will be the argument of z? argument z क्या होगा इसका? तो अगर आप आर्ग्यूमेंट z लिख रहे हो देखो नॉर्मली, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस नंबर को लिखेंगे साइन अल्फा इंटू सीकेंड अल्फा, ये हो गया। और ये सीकेंड अल्फा तो ऐसे लिखेंगे ना, सीकेंड अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ऐसे तो लिखोगे जेड को। बट सीकेंट अल्फा तुम्हारा मैग्नीट्यूड नहीं है, सीकेंट अल्फा मैग्नीट्यूड नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड है? माइनस सीकेंट अल्फा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, सीकेंट अल्फा तो नेगेटिव वैल्यू है। तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई किया, माइनस अंदर में, यहाँ माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स माइनस साइन अल्फा लिखेंगे। फिर बेटा इसको लिखेंगे आप माइनस सीकेंट अल्फा टाइम्स, यहां पर क्या लिखेंगे? कॉस पाई प्लस अल्फा, इसको पाई प्लस अल्फा लिखेंगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे? आयोटा साइन पाई प्लस अल्फा। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा ना वो अल्फा नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z will be pi plus alpha। yes, pi plus alpha will be the argument, not the alpha। pi plus alpha will be the argument। और इसी को जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली इसको माइनस पाई प्लस अल्फा लिखेंगे तब, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में अगर जाओ तो पाई प्लस अल्फा की वैल्यू जो है वो कहां जाएगी? देखो पाई से 3π/2 के बीच में है ये अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा के लिए पाई से बड़ा हो गया ना, ये पाई से लार्जर है, तो ये वाला जो है वो 2π प्लस अल्फा, पाई प्लस पाई से बड़ा ये है, उसमें पाई ऐड कर रहे हैं तो -2π। इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो +2 के पाई। अगर हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना होगा तो हम लिखेंगे पाई प्लस अल्फा -2π ऐसा। तो ये फाइनली आ जाएगा -पाई प्लस अल्फा। बिकॉज आपने रिवाइज किया होगा तो इसलिए ये समझ में आ रहा होगा आपको, अदरवाइज अभी थोड़ी देर में रिवाइज भी कर लेंगे उसको। एनीवे पहला हो गया। दूसरे पार्ट की बात करो, सेकेंड पार्ट। अब देखो जिस तरह से आप आंसर कर रहे हो ना, उसी से मुझे पता चल रहा है कि आपने कुछ रिवाइज किया है कि नहीं किया है।
तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2-4 बच्चों को छोड़ के किसी ने भी रिवाइज किया है पूरा कॉन्सेप्ट को जितना कराया गया था पहले राउंड में। चलो एनीवे कॉन्सेप्ट तो सारा मैं रिकॉल कर ही लूंगा, इसीलिए मैं अब जैसे देखो इसमें क्या है, अब कोई नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर है या रियल एक्सिस पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सब बात कैसे पता चलती है? दो तरीके से पता चलती है, या तो उस नंबर को आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पूरा सिंप्लीफाई करके, तब पता चलेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप उस नंबर को मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में ले जाओ, तब पता चल जाएगा। अब आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप मुझे बताइए फटाफट जल्दी। हुआ किसी का? तो देखो कोई भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर हम देखें तो वर्चुअली ये जो नंबर है, जब प्रोडक्ट एंड रेशियो की बात होती है तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि नंबर को आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सबसे आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब मेरे पास एक नंबर ये है, अगर इस नंबर जेड को मैं सिंप्लीफाई करूं तो नंबर जेड ऐसे नजर आएगी, √3 कॉमन ले लो यहां से, तो आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3, और ये तो जैसे है वैसे रहने दो 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में यहां से भी √3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3 प्लस आयोटा, और ये आयोटा एज इट इज रहने दो, और इसको √3 प्लस √3 आयोटा, √3 कॉमन ले लो यहां भी, तो ये 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इस आयोटा को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आयोटा -1 हो जाएगा, और वो न्यूमरेटर में के साथ में कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और अगर इसको भी थोड़ा सा मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा। इस आयोटा, ये -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दो, तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये है, इसको ऐसे रहने दो √3 प्लस आयोटा, और इस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो √3 टाइम्स आयोटा -1, आयोटा -1। अब यहां देखो ये न्यूमरेटर का जो ये वाला फर्स्ट फैक्टर है, इसमें से अगर आयोटा कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, आयोटा कॉमन ले लो तो आ गया बेटा आयोटा प्लस √3, यस सर। प्लस आयोटा आ गया। यहां से माइनस कॉमन ले लो सेकंड वाले से, तो ये भी हो गया आयोटा माइनस, आयोटा -1। और डिनोमिनेटर में आपके पास में √3 टाइम्स वही चीज है, √3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा -1, आयोटा माइनस। ये आयोटा -1 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारी नंबर क्या बची, -1/√3 टाइम्स आयोटा। ये प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो कहाँ लाई करेगी ये, बीइंग अ प्योरली इमेजिनरी नंबर कहाँ लाई करेगी, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगी, इट विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रही बात, कैसे कैसे किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी। सर यूलर में भी कर सकते थे इसको। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते थे, यूलर फॉर्म में क्यों नहीं कर सकते थे, बट चूंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर बन गई तो यूलर में करने यस की सर। जरूरत नहीं था। लेकिन अगर मान लो ये सेम नहीं होती, सब डिफरेंट नंबर होती, तब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, यूलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ता। ओके। चलिए तो
इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था यूलर फॉर्म, तो आपको पता ही है, ये कन्वर्जन भी प्रूफ भी इसका कर चुके थे हम लोग इनफिनाइट सीरीज करते समय। यूलर फॉर्म कब कब कन्वीनियंट होगा? डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल और लॉग या इरेशनल फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना है तो हमेशा यूलर फॉर्म का यूज करना। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कि अगर जेड प्योरली रियल और पॉजिटिव है तो वो कहां लाई करेगी, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अगर जेड प्योरली रियल और पॉजिटिव है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा 0 और जेड बार होगा जेड, है ना। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो नंबर खुद ही होती है। अगर जेड प्योरली रियल और नेगेटिव है तो जेड बार जेड होगा बट आर्ग्यूमेंट जेड पाई होगा। अगर जेड प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है तो आर्ग्यूमेंट जेड पाई बाय 2 होगा। अगर जेड प्योरली इमेजिनरी विद नेगेटिव इमेज तो आर्ग्यूमेंट जेड माइनस पाई बाय 2 होगा। और एक नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड होता है, कौन सी नंबर? कौन सी नंबर का आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड होता है? 0. 0 is the only number whose argument is not defined. Argument 0 is not defined. क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझो, अगर z तुम्हारा x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। तो यहां से अगर कोई बोले रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है तो आप बोलोगे x, और वो कैसे आएगा? तो वो z प्लस जेड बार बाई 2 है। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा? इसी तरह से अगर कोई आपसे बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा तो आप बोलोगे y, और y कैसे मिलेगा? z और z बार सब्ट्रैक्ट करो, z में से z बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आयोटा y आएगा, तो इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर दो। ये दो रिजल्ट आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। ये रिजल्ट है जो रियल पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करते हैं। रियल पार्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड जेड बार, एंड इमेजिनरी पार्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड जेड बार। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप फटाफट जरा आंसर करिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट देखते हैं कि आप जल्दी से आंसर कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है Z1, Z2 and Z3 are 3 complex numbers on Argand plane, then Z1 multiplied by imaginary part of Z2 bar into Z3 plus Z2 multiplied by imaginary part of Z3 bar Z1 plus Z3 multiplied by imaginary part of Z1 bar into Z2, Z1 bar into Z2, बार मतलब कॉन्जुगेट, is equal to ऑप्शन है 0, Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 into Z2 into Z3, Z1 plus Z2 plus Z3 upon Z1 Z2 Z3। फटाफट आंसर करिए। देखो, आज का लेक्चर का पर्पस ये है कि जितनी बातें मैंने पहले राउंड में डिस्कस करी, हम लोग अलजेब्राइक पार्ट डिस्कस करते समय शुरू में जो 7-8 लेक्चर हुए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, वो सारी बातें रिफ्रेश हो जाए पहले दिमाग के अंदर में। क्वेश्चंस भी साथ के साथ एक एक दो सम भी करते हुए फिर हम लोग आएंगे ज्योमेट्रिकल पार्ट, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, एंड then geometry of complex number।
अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए? पहली बात तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हर एक टर्म सिमिलर तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। देखो, जिस तरह का ये टर्म है उसी तरह का ये टर्म है, उसी तरह का ये टर्म है, साइक्लिक है। किसी एक को सिंप्लीफाई कर लोगे अगर, तो तीनों उसी तरह से सिंप्लीफाई होंगे। तो 1/3 काम करना है आपको स्मार्टली। क्या हुआ? कोई अभी तक आंसर नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कोई क्लू नहीं मिला? हाँ या ना, फटाफट, टाइम नहीं किल करना है। अगर आपको कोई क्लू मिला तो बोलो यस, नहीं मिला तो बोलो नो। क्यों भाई? आरव, अक्षत, गर्व ने बोल दिया नो। ध्रुव, ओके, चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, क्या पता उसके बाद आप सोच सको। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड is z minus z conjugate upon 2 iota. So what do you write in place of imaginary part of z2 bar z3? क्या लिखोगे इसको आप? z2 bar into z3 minus z2 bar into z3 का होल बार अपॉन 2 iota, यही लिखोगे आप? यही लिखोगे ना? That is equal to z2 conjugate into z3 minus conjugate प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो z2 बार बार, z2 पर 2 बार बार होगा, तो z2 टाइम्स z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आएगा। बोलो यही आएगा कि कुछ और आएगा? यही आएगा। अब जरा समझो, अब इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे आप? दिस एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज, बोलो, पहला टर्म तो यही आ गया, z1 इंटू z2 बार इन z3 माइनस z2 z3 बार डिवाइडेड बाय 2 आएगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे, z2 टाइम्स, बोलो, z3 बार z1 माइनस z3 इंटू z1 बार डिवाइडेड बाय 2 आएगा। और तीसरा टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म
Z3 into Z1 bar Z2 minus Z1 Z2 bar divided by 2 iota. Hello, am I right? Is it okay so far? Everything is okay? अब हाँ 1/2 आइटा अगर कॉमन ले लो क्या बन रहा है? Z1 Z2 बार Z3 Z1 Z2 Z3 बार Z2 Z3 बार Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z3 Z1 बार Z2 minus Z3 Z1 Z2 bar. So if you simplify it out, तो आप क्लियर देख रहे हो कि Z1 Z3, अब Z1 Z3 का एक टर्म और कहीं पर भी होगा, ये देख रहे हो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, Z1 Z2 Z3 बार एंड ये Z1 Z2 Z3 बार, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गए दोनों, और Z2 Z3 Z1 बार Z2 Z3 Z1 बार पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 0 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ऐसे बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस को करने के लिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? इंटर कन्वर्जन पोलर से ट्रिग्नोमेट्रिक से अलजेब्राइक फॉर्म आप जानते ही क्या करते हैं। अगर कोई नंबर z है अलजेब्राइक फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस आइटा y, तो आप मॉड z निकाल लोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? ये r, ये डिस्टेंस r, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा। तो यहां से आप एक्स वाई पता है तो r आ गया, और r आ गया तो cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, cos थीटा sin थीटा आ गया तो थीटा आ गया। तो z को x प्लस आइटा y लिखो, फिर उसको r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा कंपेयर कर दो, r cos थीटा x होगा, r sin थीटा y होगा, और r जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। वहां से कन्वर्जन हो जाएगा। किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका यही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वन प्लस √3 आयोटा, इसको कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आप इस पॉइंट, इसको एज अ पॉइंट लोकेट करो। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? इस नंबर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? 1, √3, 1, √3 मतलब यहाँ 1 x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट √3, यहाँ कहीं है 1, √3 z। अब इस नंबर का वेक्टर मार्क कर लो, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट। रियल पार्ट इसका 1 है, इमेजिनरी पार्ट इसका √3 है, तो ये एंगल थीटा आ गया, और मॉड z आ गया। मॉड z क्या है बोलो? r, r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 3 दैट इज 2। यस, और थीटा के लिए tan थीटा मुझे क्लियर दिख रहा है, क्या है? √3 है, तो थीटा की वैल्यू π/3 ये भी दिख रही है, क्लियर कट दिख रही है। तो हमारा z को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। एग्रीड? और यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा π/3। ठीक है,
ये इसे बहुत सिंपल है, मतलब अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि -1 प्लस आयोटा एक जेड है, इसका पोलर और यूलर फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताओ क्या करोगे। सबसे पहले इस नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ये -1, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट की नंबर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको लोकेट करो, -1, 1 ऐसे। अब क्या करोगे, Z1 नंबर है ना, तो Z1 ये नंबर Z1 है, -1, 1 बताइए, -1 है, ये 1 है, तो ये एंगल निकल गया, तो ये एंगल निकल जाएगा ना, ये आर्ग्यूमेंट। मैग्नीट्यूड क्या आया बोलो, R या मॉड Z1 क्या आया, √2, वेरी करेक्ट। आर्ग्यूमेंट Z1 क्या आएगा, तो बिकॉज ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये π/4 है, तो आर्ग्यूमेंट हमारा यहां से मेजर होता पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4, 3π/4। हाँ, डिग्रीज में करेंगे तो 135, वेरी करेक्ट। तो इसका Z1 को हम क्या लिखेंगे, √2 टाइम्स cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, या इसी को हम लिखेंगे √2 टाइम्स e⁻ आयोटा 3π/4। तो यूलर फॉर्म में ये है और ये पोलर फॉर्म में है। ध्यान ये रखना है कि इन योर स्कूल एग्जाम यू विल नॉट मेंशन यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म का कोई जिक्र स्कूल एग्जाम में नहीं होगा। आंसर निकालना हो आप रफ में यूलर फॉर्म में निकाल लो, बट उसको पोलर फॉर्म या अलजेब्राइक फॉर्म से जस्टिफाई कर दो। e⁻ आयोटा थीटा अगर आपने एग्जाम में लिखा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, इसका ध्यान रखना, तो नहीं लिखना यूलर फॉर्म। तो ये तो इंटर कन्वर्जन समझ में आ रहा है ना कैसे होगा। हाँ, ऑलवेज कैलकुलेट थीटा बाई फर्स्ट टू रिलेशंस टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज आएंगी उससे थीटा कैलकुलेट करो। अब जैसे इसमें दो पार्ट हैं, जल्दी से जरा आंसर बताओ मुझको, देखें कि आप क्या आंसर देते हैं। एक तो इस नंबर का और एक इस नंबर का, क्विक जल्दी बताओ, यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म, पोलर एंड यूलर फॉर्म लिखो इसका। सबसे पहले उसको कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेट करना, पहला स्टेप तो वही होता है। √3, 1 का मतलब होता है कि दिस वे यू विल हैव √3 एंड दिस वे 1, ऐसे। ये √3 है और ये 1 है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, 2। ये एंगल कितना हुआ, 1/√3 tan थीटा है, तो थीटा है π/6। देखो कितना आसानी से डिटरमिन हो रहा है। तो R मैग्नीट्यूड Z की वैल्यू आ गई 2 और थीटा दैट इज आर्ग्यूमेंट Z की वैल्यू आ गई π/6। तो ऑब्वियसली हमारा Z जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, या इसी को 2e⁻ आयोटा π/6। ठीक है, ऐसे इसका ये तो आ गया तुम्हारा 2e⁻ आयोटा π/6। इसका क्या आएगा, 1, -√3, 1, -√3, 1 ऐसे, √3 नीचे, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगी ऐसे। दिस इज 1 एंड दिस इज √3, ये एंगल हमारा एंगल होगा ऐसे नेगेटिव में, तो कितना एंगल होगा ये, -π/3, वेरी करेक्ट। तो थीटा इज -π/3 और मॉड Z क्या होगा, मॉड Z इज इक्वल टू 1 + 3 का √2, तो ये नंबर हो जाएगा 2e⁻ आयोटा π/3। अब मान लो कहीं पर ऐसा दिया जाए, ठीक है,
आपको दिया जाए कि फाइंड mod z and argument z if z is equal to 1 plus iota into 1 minus iota root 3 divided by 1 by root 2 minus 1 by root 2 iota multiplied by root 3 plus iota. समझ रहे हो? इसका मतलब हमने चार नंबर को दिस इंटू दिस अपॉन दैट इंटू दैट ऐसा करके लिख दिया एक नंबर, बोला इसका मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट बताओ। अब ये सारे नंबर डिफरेंट है एक दूसरे से, तो फटाफट हमारे पास एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बोलो? हमारे पास ऑप्शन है कि ये सारे नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर लें? मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में। जरा बोलते जाओ तो। इसका मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या है? मैग्नीट्यूड √2 है और एंगल π/4 है, दिख रहा है? 1 1 1 1, तो लिखेंगे √2 e की पावर आयोटा π/4। इसको अभी लिखा हमने 2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/3 अपॉन इसको मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 1 और आर्ग्यूमेंट क्या होगा? माइनस π/4, तो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/4 और ये क्या है? √3 प्लस आयोटा 2 e टू द पावर आयोटा π/6। अब आप देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सब कुछ न्यूमरेटर में ले जाओ तो यही नंबर आएगी √2 टाइम्स e की पावर में क्या रही देखो, आयोटा टाइम्स π/4 प्लस π/4 माइनस π/3 माइनस π/6, which is when simplified become √2 times e की पावर π/4 और π/4 का सम π/2 हो गया, और 60 और 90 30 60 30 90 ये भी π/2 थी, ये 0 हो गया। e टू द पावर आयोटा 0 इज 1, तो ये √2 है, इट इज अ रियल एंड पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मॉड z क्या हो गया? वो √2 होगा, आर्ग्यूमेंट z क्या होगा? 0। समझ रहे हो मेरी बात को? यस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, उसका मॉड, उसका आर्ग्यूमेंट और उसका इंटरकन्वर्जन, ये सबसे पहला स्टेप होता है कि ये अच्छी तरह से आता है, तभी आप आगे कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो। जल्दी आंसर करो, क्विक। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूं, ये भी आप करेंगे। पहले ये दोनों कर लो फिर। जहां कहीं भी प्रोडक्ट हो, रेशियो हो, एक्सपोनेंट हो, लॉग हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, या कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर हो कोई, तो वो सारे केसेस में यूलर फॉर्म इज गोइंग टू हेल्प यू।
पहला हो गया। जेड जो तुम्हारा था वो है 1 माइनस आयोटा रूट 3 होल टू दी पावर 15। इसका मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट वगैरह चाहिए तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कि इस नंबर को, क्योंकि 15 पावर है तो अल्जेब्राइकली ओपन करने में हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो टू अवॉइड बाइनोमियल एक्सपेंशन हम क्या करेंगे? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस इन पोलर एंड यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में करते समय पहले तो हमारा ये वाली नंबर को कन्वर्ट करेंगे उस नंबर को लोकेट करने के लिए ऐसे, कौन से क्वाड्रेंट की नंबर है? 1 माइनस आयोटा रूट 3, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो आपने उसको ऐसे दिख दिया, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा, आर्गुमेंट भी दिख रहा है। थीटा आ रहा है -π/3 और आर आ रहा है 2। तो आप बोलोगे 1 माइनस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। अब देखो, अगर आपको स्कूल एग्जाम में लिखना है तो मैंने बोला यूलर फॉर्म तो लिख नहीं सकते, तो वहां पर आप ये थ्योरम है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n आई साइन प्लस आयोटा साइन n थीटा यूज कर लेंगे। इसको बोलते हैं डी माइवर्स थ्योरम। ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है, डी माइवर्स थ्योरम बोलते हैं इसको। इसको प्रूफ करते हैं। अगर आप यूलर फॉर्म में जाओ तो एक लाइन का प्रूफ है, e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n कर दो, आ जाएगा e टू द पावर आयोटा n थीटा, जिसको वापस कन्वर्ट कर दो तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बट इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए पीएमआई से इसको प्रूव किया गया आपका एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहां पर अगर हम यूज करें तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 का पावर 15 पूछा गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 15 इंटू कॉस -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 इस टोटल की पावर 15। अब आपको पता है कि जो पावर n है ये मल्टीप्लाई जाती है आर्ग्यूमेंट में, तो आ जाएगा 2 की पावर 15 इंटू कॉस 15π/3। 15π/3 इज 5π, तो cos ऑफ -5π विच इज cos 5π क्योंकि cos इवन फंक्शन है, प्लस आयोटा साइन ऑफ -5π, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आयोटा साइन 5π लिख दो। अब जरा बताओ, ये 2 की पावर 15 हो गया, ये क्या आ गया? cos ऑड मल्टीपल पाई -1 होता है, साइन n पाई 0 होता है, तो आ गया -2 की पावर 15। तो इट इज अ प्योरली रियल एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है। और अगर इसको हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहे, ये तो पोलर फॉर्म से आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं, मॉड z इज इक्वल टू 2 की पावर 15 और आर्ग्यूमेंट z क्या होगा बोलो? पाई, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना। इसी को यूलर फॉर्म में लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे 2 e raised to the power minus iota π/3 whole to the power 15, that is 2 to the power 15 into e raised to the power minus iota 5π। अब 5π को 2 to the power 15 e to the power इसमें 6π ऐड कर दो, 2π का मल्टीपल आयोटा पाई भी लिख सकते हैं, ये यूलर फॉर्म है। ये भी यूलर फॉर्म है।
तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड करने से आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता, तो आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हैं, दैट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज नहीं करेंगे। आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहेगी, इसलिए बोलते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फिनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो उसमें से वो वाला आर्ग्यूमेंट या एंगल का वैल्यू जो माइनस पाई से पाई इंटरवल में लाई करता है उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जो आगे आपने पढ़ा था वो भी रिकॉल हो जाएगा। चलिए यहां पर आ जाओ। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर कर दो क्विक। हो गया? जो तुम्हारी नंबर है यहां पर वो क्या है, 1 + cos 2 अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स sin 2 अल्फा। इसको आपने लिख दिया होगा 2 cos² अल्फा, और यहाँ पर 2 आयोटा साइन अल्फा कॉस अल्फा, sin 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर दिया हाफ एंगल फार्मूला लगा के। तो कॉमन आया 2 cos अल्फा टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है? व्हाट इज मॉड z एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट z? जल्दी बताओ, इतना कन्वर्ट करने के बाद तो बता दोगे यार। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आर्ग्यूमेंट z हम कैसे पता करते हैं? जब उसको हम ऐसे लिख देते हैं r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। तो r इज कॉल्ड, इसी r को बोलते हैं मॉड ऑफ z, और थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट? विद द कंडीशन दैट ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, मॉड z नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। तो ऑब्वियस ही बात है कि अल्फा तुम्हारा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस कंडीशन में कॉस अल्फा इज अ नेगेटिव नंबर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2 cos अल्फा, और अंदर में -cos अल्फा माइनस आयटा साइन अल्फा लिखेंगे। फिर इसको हम लिखेंगे -2 cos अल्फा इज द मैग्नीट्यूड, तो ये वाला आंसर तो आ गया -2, और अंदर में ये cos पाई प्लस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा विल नॉट बी द आर्ग्यूमेंट, रादर पाई प्लस अल्फा विल बी द आर्ग्यूमेंट। तो योर आंसर, कौन सा आंसर सही हुआ? ए वाला पार्ट सही होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड पार्ट का आंसर करिए, जल्दी करिए, देखो अब थर्ड का आंसर करिए तो कुछ और क्वेश्चंस कराऊं फटाफट जल्दी से।
हाँ जी, क्या देखा आपने? अगर z तुम्हारा 1 प्लस ए आयोटा ओवर ए माइनस आयोटा है, तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 1 प्लस ए आयोटा मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस आयोटा अपॉन ए माइनस आयोटा इंटू ए प्लस आयोटा, यही होगा। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट डिनोमिनेटर रियल हो जाए। तो डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया। न्यूमरेटर में क्या आया? 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, ए आयोटा इंटू ए आयोटा इंटू ए इज प्लस ए स्क्वायर आयोटा, और ए iota into iota is minus a. So a and minus a gets cancelled and it is 1 plus a square multiplied by iota divided by 1 plus a square. So it is equal to iota. So obviously mod of z is equal to 1 and argument of z is equal to pi by 2. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, याद रखना, ये नोट है, ये एक तरह से इसको नोट है, इंपॉर्टेंट टू नोट टू रिमेंबर। मतलब अगर कहीं मैं लिखता हूं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा and so on 1 plus n iota या 4n iota upon 4n minus iota, ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू क्या होगी, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे कि भाई ये तो सारे के सारे क्या है, आयोटा है, क्योंकि ये तो ए से इंडिपेंडेंट है ना। दिस एक्सप्रेशन इज आयोटा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। तो ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ऐसे कितने टर्म है? तो आप देखो 1 2 3 4 अप टू 4n है। तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 4n टाइम्स। तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4n, that is iota to the power 4 whole to the power n, that is 1 की power n, that is 1. तो this is actually 1. बात समझ में आ रही है? ये चीज दिमाग, ये इंप्रेशन तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत बार इस्तेमाल होता है क्वेश्चन को फ्रेम करने में। ये हो गया, ऐसे ये भी हो जाएगा। yes. ये क्या आएगा वैसे? ये इसी का कॉन्जुगेट है बेटा। अगर ये z है तो ये बेसिकली z बार है, देख रहे हो ना? तो आयोटा का बार ये आ जाएगा माइनस आयोटा। हाँ, तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। दैट्स करेक्ट। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन एंड इंटर कन्वर्जन तक की बात हो गई सारी। ये एक क्वेश्चन ये जल्दी से आंसर कर दो, क्विक। एक क्वेश्चन, इसका आंसर 1 सेकेंड। इसका आंसर कर दो, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको जरा, जिसका हो जाए, एक और इलस्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर जरा करो आप। Z is any non-real complex number then find minimum value of y if y छोड़ो, minimum value of imaginary part of z to the power 5 divided by imaginary part of z whole to the power 5.
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलो जी देखते हैं कि आप में से किसका किसका आंसर न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है। आंसर जो है वो 0 से 9 के बीच में आएगा इंटीजर के फॉर्म में, या विद साइन भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आंसर इज आइदर 0 और +-1 और +-2 और +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8 +-9, इसी में से आंसर है। चलिए जाइए फटाफट आंसर करिए जरा दोनों पार्ट का, तो जल्दी से। पहला वाला पार्ट तो हो गया यार। दिस इज नथिंग बट 1 + i√3 अपॉन cos π/3 क्या होता है? हाफ आयोटा टाइम्स 2 cos π/3, 2 into half plus iota 2 sin π/3, 2 into √3/2. So it is 1 + iota√3 divided by iota into 1 + iota√3. So here it goes 1 upon iota is minus iota. So mod of z is equal to 1 and argument of z is equal to -π/2. तो ये वाला पार्ट तो स्ट्रेट अवे सबका ही आंसर हो गया होगा। जरा दूसरे वाले पार्ट का आंसर करो। जो आपका जो स्कूल एग्जाम है, आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है, उसमें यही सब है। बस जितनी बातें मैंने करा दी, एनसीईआरटी के सारे सवाल हो जाएंगे, सारे मिसलेनियस तक के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी से। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा लेक्चर देख करके ये क्लास अटेंड करी हुई तो पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो गया। अगर नहीं देखी हुई है तो आप वो लेक्चर थोड़ा सा देख लो और फिर मतलब यहीं तक प्रैक्टिस कर लो और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब इसके बाद जो भी आगे डिस्कशन हो रहा होगा वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाएगा। जल्दी करो, इसका आंसर करो फटाफट जल्दी से। बोलो कैसे करेंगे, क्या आंसर है, कहाँ तक पहुंचे इसमें? अगर आप z को मान लो x + i/y ले लेते हो तो z की पावर 5 क्या हो जाएगा? x + i/y की पावर 5 हो जाएगा।
इसको अगर आप बाइनोमियली एक्सपेंड करो तो क्या आएगा, 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x टू द पावर 4 इंटू आयोटा y माइनस 5c2 इंटू एक्स की पावर 3, आयोटा स्क्वायर -1 है, वाई स्क्वायर प्लस 5c3 करेंगे तो एक्स स्क्वायर और आयोटा वाई का क्यूब, तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो यहां पर माइनस आयोटा लिख दो, माइनस आयोटा वाई क्यूब and lastly 5c4x into iota की पावर 4 is 1, y की पावर 4 and last टर्म आएगा plus 5c5 iota y की पावर 5, iota की पावर 5 is iota into y की पावर 5, तो iota की पावर 4n is 1, iota की पावर 4n plus 1 is iota and so on, ऐसा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इससे आपने देखा कि इमेजिनरी पार्ट z टू द पावर 5 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 क्या दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कि ये इमेजिनरी पार्ट मतलब जिस जिस टर्म में आयोटा है, ये है आयोटा का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 5x की पावर 4 यहां पर, फिर माइनस 5c3 होता है 5c2 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस y की पावर 5, ये तुम्हारा है इमेजिनरी पार्ट z की पावर 5 एंड व्हाट इज इमेजिनरी z होल टू द पावर 5 करो तो क्या आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर z इज y, तो इट इज एक्चुअली y टू द पावर 5, और अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, तो ये क्लियर दिख रहा है, क्या होगा बोलो, अगर आप y टू द पावर 5 से इस पूरे को, ये पहला वाला टर्म x4y है, ये भी ध्यान देना था, हाँ, तो y की पावर 5 से डिवाइड करो तो आएगा 5x अपॉन y की पावर 4 एंड माइनस 10x अपॉन y का स्क्वायर एंड प्लस 1, यही है। अब अगर x और y का रेशियो एक रियल नंबर, अगर इस रियल नंबर को मैं z मान लेता हूं, या z छोड़ो यार, इसको t मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t टू द पावर 4 माइनस 10t स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको क्या कर दें, स्क्वायर कंप्लीट कर दें, बोलो, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो क्या स्क्वायर कंप्लीट होगा, 5 कॉमन ले लो तो आएगा t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस 4 आ गया। अब बिकॉज t रियल नंबर है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कैपिटल Y लिख रहा हूं तो कैपिटल Y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम इज इक्वल टू -4 होगी। ठीक है जी, समझ में आ रही बात, कैसे कैसे आप हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को, क्लियर समझ में आ रहा है, ओके जी ठीक है। तो इसके बाद अब हम आते हैं क्या, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करके और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो, ये मैं मान के चल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे बता देगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, वो बोलती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में जब आप करते हो, जैसे दो वेक्टर्स ऐड करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन आता है
दिस इज Z1, दिस इज Z2। फिर आप इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो ऐसा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी ना, ये वाली, ये है Z1 प्लस Z2 होती है, दोनों का रिजल्टेंट सम। आई रिपीट, दिस वन इज Z1, this one is Z2 and this one is, मान लो ये A पॉइंट है, ये O है, ये B है, ये C है, तो C is Z1 प्लस, राइट जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखो। और एग्जैक्टली अगर ये Z1 वेक्टर है ये वाला और ये Z2 वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी Z2 हुआ ना, ये वाला, दिस वेक्टर इज Z2। तो इसी का अपोजिट वेक्टर जो -Z2, चाहे आप यहां से ऐसे पीछे की तरफ बना दो ऐसे, या यहां से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, एक ही बात है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, ऐसा कर दो और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो एक और पैरेललोग्राम बनेगा। और इस पैरेललोग्राम में ये वेक्टर क्या होगा, ये होगा -Z2। तो ये Z1 और -Z2 को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट जो आएगा ये होता है, ये रिजल्टेंट या इसी के पैरेलल ये है, ये दोनों सेम ही है। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा Z1 -Z2, ये क्या हो जाएगा Z1 -Z2, या ये क्या हो जाएगा ये वाला Z1 -Z2। तो कहने का मतलब है कि पैरेललोग्राम जब Z1 Z2 को एडजेसेंट साइड लेकर के जो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, उस पैरेललोग्राम में जो मेन डायगोनल होगा ये वाला, ये प्रिंसिपल डायगोनल Z1 और Z2 के सम को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑफ डायगोनल है वो Z1 Z2 के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस वाले ट्रायंगल को OAC, इन ट्रायंगल OAC आप बोलोगे OA प्लस AC is always greater than equal to OC। OA मतलब mod Z1, AC मतलब mod Z2 is greater than equal to mod Z1 plus Z2। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करती है, तो इक्वालिटी होल्ड करती है कब, जब ये एंगल 180 हो जाए, तब ये जो ऑब्लिक डिस्टेंस है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहे हैं, वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जब एंगल OAB बिकम्स पाई, मतलब कब, जब एंगल ये वाला 0 हो जाए। तो when Z1 and Z2, that is if Z1 and Z2 are co-directional, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, दैट इज आर्ग्यूमेंट Z1 जब आर्ग्यूमेंट Z2 के इक्वल हो जाए। एग्जैक्टली इसी तरह से एक ट्रायंगल ये वाला है, इस ट्रायंगल में अगर देखो आप, ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, OA प्लस AB, OB इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB। तो यहां से mod Z1 प्लस mod Z2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू mod Z1 माइनस Z2। और यहां पर इक्वालिटी कब हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ ये एंगल जब क्या हो जाए 180 हो जाए। तो आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, या आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू पाई हो जाए, या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाए पाई प्लस आर्ग्यूमेंट Z1। जब ये इधर जस्ट इसके अपोजिट में आ जाए, ऐसे ऐसे है और ये ऐसे बढ़ता जाए, ऐसे ये एंगल है ना OA और OB के बीच में, तो जैसे जैसे ये एंगल को कम करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज छोटा होगा, ये दोनों इक्वालिटी से दूर जाएंगे। जब ये बढ़ाएंगे एंगल, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे Z1 एंड Z2, दैट इज इफ Z1 एंड Z2 आर इन
अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में, कल भी एक क्लास रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट पर बेस्ड एप्लीकेशन करेंगे। और एप्लीकेशन मतलब जैसे आज के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। आप साथ के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आपने पहले राउंड में जब डिस्कशन हुआ था तो गेम 1, गेम 2, गेम 3 गेम, 3-4 गेम हम लोगों ने करी थी। उसके क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो सीक्वेंस से फर्स्ट सेकंड गेम के क्वेश्चंस करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड गेम के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वो कर चुके हैं तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 1 2 3 4 के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में 1 2 ऐसा रिवीजन करके। अगर वो भी कर चुके हैं तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं असाइनमेंट लेवल 1 अगर शेयर कर दूंगा तो उसके क्वेश्चन करेंगे। बट अगर नहीं किया तो पहले उसको करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स सी यू टुमारो इन द क्लास। कल की क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।